नमस्कार दोस्तों। अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि भारत 2035 तक एक सुदर्शन चक्र प्राप्त करेगा। दूसरे शब्दों में, अगले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री के अनुसार भारत के पास अपनी पूरी हवाई सीमा पर एक अभेद्य ढाल होगी जो पाकिस्तान और चीन से आने वाले सभी हवाई खतरों से निपटेगी। और ये खतरे ड्रोन, विमान और दोनों देशों के पास मौजूद सभी जमीन से दागे जाने वाले मिसाइलों के रूप में होंगे। अब यह एक बहुत बड़ी बात है और खासकर जब प्रधानमंत्री इस तरह का बयान लाल किले की प्राचीर से देते हैं, तो इसका मतलब है कि इस परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है और इसके लिए फंडिंग भी उपलब्ध करा दी गई है। मूल रूप से प्रधानमंत्री ने तकनीकी शब्दों में यह कहा कि अगले 10 वर्षों में भारत के पास अपनी खुद की स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगी जो पूरे भारत के हवाई क्षेत्र को कवर करेगी। और इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री को यह विचार डॉ विजय सरस्वत ने दिया था। अब सरस्वत 2009 से 2013 तक डीआरडीओ के प्रमुख थे और वर्तमान में वे नीति आयोग के सदस्य हैं। सरस्वत के डीआरडीओ प्रमुख के 4 साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने इस स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के विचार को लोकप्रिय बनाने के लिए बेहतरीन जनसंपर्क कार्य किया, हालांकि इसकी शुरुआत उन्होंने नहीं की थी। इस सिस्टम की कल्पना 1995 में तत्कालीन डीआरडीओ प्रमुख अब्दुल कलाम ने की थी, लेकिन कलाम के रिटायर होने के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, जब तक कि सरस्वत ने पदभार नहीं संभाला और उन्होंने इस परियोजना को लोकप्रिय बनाया। तो पहली बात यह है कि जो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की, वह एक तकनीक है जो 30 साल पुरानी है और इन 30 वर्षों में तकनीक ने तेजी से प्रगति की है और उससे भी बढ़कर आज पीएलआई आधुनिक युद्ध के क्षेत्र में सबसे आगे है। इसे ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन सरस्वत की बात करें, जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने इसे लोकप्रिय बनाया। उन्होंने मीडिया को इतने अधिक इंटरव्यू दिए कि मीडिया में उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस मैन के नाम से जाना जाने लगा। अब उन्होंने मुझसे भी एक बहुत लंबा इंटरव्यू, बल्कि बातचीत की फरवरी 2010 में अपने कार्यालय में, जो डीआरडीओ परिसर में था, जहां उन्होंने 2 घंटे से भी अधिक समय तक बड़ी मेहनत से मुझे समझाने की कोशिश की कि यह पूरा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट 2 चरणों में कैसे पूरा होगा। चरण 1 में उन्होंने कहा कि डीआरडीओ पाकिस्तान से आने वाली 2000 किलोमीटर की अधिकतम रेंज वाली शत्रुतापूर्ण बैलिस्टिक मिसाइलों को देख रहा था और इसके लिए उन्होंने कहा कि इंटरसेप्टर्स, यानी वे मिसाइलें जो शत्रुतापूर्ण मिसाइलों को रोकेंगी, वे 2011 तक तैयार हो जाएंगी। और इन शत्रुतापूर्ण बैलिस्टिक मिसाइलों को 2 स्थानों पर इंटरसेप्ट किया जाएगा, एक वायुमंडल के भीतर और एक अंतरिक्ष में। जैसा कि कई लोग जानते होंगे, जमीन से ऊपर की ऊंचाई में 100 किलोमीटर एक कट ऑफ लाइन है। 100 किलोमीटर से नीचे वायुमंडल है और 100 किलोमीटर से ऊपर अंतरिक्ष है। तो उन्होंने कहा कि ये इंटरसेप्टर मिसाइलें 2 प्रकार की 2011 तक तैयार हो जाएंगी और 2013 तक जब वे रिटायर होंगे, उन्होंने कहा कि पूरा सिस्टम चालू हो जाएगा। और पूरा सिस्टम मतलब विभिन्न प्रकार के राडार, मुख्य रूप से 2 प्रकार के। एक है लंबी दूरी का ट्रैकिंग राडार जो दुश्मन के लक्ष्यों को ट्रैक करता है, और दूसरा है फायर कंट्रोल राडार और इसके साथ ही कमांड और कंट्रोल सेंटर। तो उनके अनुसार 2013 तक सब कुछ चालू हो जाएगा और एक बार जब वे रिटायर हो जाएंगे तो उनके उत्तराधिकारी इस परियोजना के दूसरे चरण को संभालेंगे, जिसमें 5000 किलोमीटर की रेंज वाली दुश्मन मिसाइलों पर ध्यान दिया जाएगा, मुख्य रूप से वे जो चीन से आ सकती हैं। अब जब बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज ज्यादा होती है तो इसका मतलब है कि उसकी गति भी ज्यादा होगी और ऊंचाई भी बहुत अधिक होगी, जिसका अर्थ है कि ट्रैकिंग राडार को ज्यादा दूरी पर ट्रैकिंग करनी होगी। यह आवश्यक है। इसलिए अवरोधन के लिए भी और अधिक शक्तिशाली मिसाइलों की आवश्यकता होगी, यानी इंटरसेप्टर मिसाइलें। और उन्होंने मुझे बताया कि 5000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों का अवरोधन अंतरिक्ष में
200 किलोमीटर की ऊंचाई पर किया जाएगा, जिसका मतलब है, जैसा कि मैंने कहा, कटोनफ इंतो किलोमीटर है। तो अंतरिक्ष में 100 किलोमीटर की ऊंचाई के भीतर ही अवरोधन किया जाएगा। और फिर उन्होंने यह भी कहा कि जैसे जैसे भारत उपग्रह और एवैक्स सिस्टम यानी एयरबोर्न सिस्टम प्राप्त करता है, तो वे ट्रैकिंग में मदद करेंगे, क्योंकि जमीन आधारित रडार केवल इतनी ही दूरी तक ट्रैक कर सकता है। आपको ट्रैकिंग के लिए हवाई और सैटेलाइट्स की जरूरत होती है, ताकि ट्रैकिंग तेज हो सके, क्योंकि आखिरकार समय प्रतिक्रिया का समय बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए, अगर पाकिस्तान से भारत की ओर कोई दुश्मन मिसाइल आ रही है, तो वह समय इतना कम होगा कि भारत के लिए प्रतिक्रिया का समय केवल कुछ सेकंड्स में ही होगा। तो उन्होंने कहा कि यह सब किया जाएगा। लेकिन मैंने कई आशंकाएं व्यक्त की, तकनीकी आशंकाएं, ऐसी बातें जो जाहिर है कि मैं अब सरस्वत के साथ चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन सरस्वत ने मेरी बातें सुनी, उन पर ध्यान नहीं दिया और बस उन्हें नजरअंदाज कर दिया। और जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, उनके रिटायर होने के बाद यह पूरा प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया और अब इसे खुद प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में देश और दुनिया के सामने फिर से शुरू किया है। अब यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है। इसका मतलब यह है कि चाहे भारत यह बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना पाए या नहीं, पाकिस्तान और चीन को इसके जवाब में कदम उठाने ही होंगे। वे कोई जोखिम नहीं उठाएंगे। चीन भी कोई जोखिम नहीं उठाएगा, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि चीन ने पाकिस्तान को पूरा समर्थन दिया था और चीन ने बार बार कहा है कि वह पाकिस्तान की सुरक्षा और संप्रभुता का समर्थन करता है, इसलिए वह अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख को धूमिल होते हुए नहीं देखेगा, ऐसा नहीं होने देगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि चीन पाकिस्तान को और अधिक तकनीक में मदद करेगा और पाकिस्तान विभिन्न प्रकार की मिसाइलों के अधिक और तेज उत्पादन की ओर देखेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं उस पर आऊं, मैं हाल ही में इजराइल ईरान युद्ध में जो हमने देखा, उस पर एक बात कहना चाहता हूं। अब इजराइल एक बहुत छोटा देश है और उसके पास आयरन डोम सिस्टम है। अब आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से काम नहीं किया और वैसे भी अवरोधन कभी भी 100% नहीं हो सकता। तो बात यह है कि इजराइल अपनी सारी क्षमताओं और अमेरिका द्वारा आयरन डोम में दी गई सभी क्षमताओं के बावजूद अगर वह अभेद्य नहीं था, तो आप सोच सकते हैं कि भारत जैसा उपमहाद्वीप आकार का देश वह पूरे हवाई क्षेत्र को कवर करने वाला एक अभेद्य और विश्वसनीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैसे बना सकता है। लेकिन वह अलग बात है, जैसा कि मैंने कहा, पाकिस्तान कोई जोखिम नहीं उठाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद अब कई चीजें होंगी। एक, हमने सुना कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने भाषण में पाकिस्तान सेना के लिए एक नई आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के गठन की घोषणा की है। और जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि अब इसे पीएलआई रॉकेट फोर्स के पैटर्न पर बनाया गया है, यह लगभग निश्चित है कि इसके अधीन पारंपरिक मिसाइलें और परमाणु मिसाइलें दोनों ही होंगी, यानी वेक्टर, वे वहां मौजूद होंगी। तो अब यह पाकिस्तान के लिए एक प्राथमिकता बन जाएगा कि इसे तेजी से खड़ा किया जाए। यह प्रक्रिया धीमी नहीं हो सकती। अगला, अब यह निश्चित रूप से माना जा सकता है कि चीन पाकिस्तान को हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें प्रदान करेगा। और जब हम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की बात करते हैं, तो वे अपने 3 प्रमुख गुणों के कारण गेम चेंजर हैं। एक है इनकी अत्यधिक गति। हम बहुत अधिक गति की बात कर रहे हैं, माक 5 से भी कहीं ज्यादा, माक 20 तक। हम जिन गति की बात कर रहे हैं वे हैं माक, जो कि ध्वनि की गति है। फिर हम अत्यधिक गतिशील मिसाइलों की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक वे लक्ष्य के बहुत करीब नहीं पहुंच जाती, तब तक उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यह पता लगाना कठिन होगा कि वे वास्तव में किस लक्ष्य को निशाना बना रही हैं। और तीसरा यह है कि ये नियर स्पेस में संचालित होती है, जिसका अर्थ है कि 20 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक, जिसके बाद अंतरिक्ष शुरू होता है, यह 20 और 100 किलोमीटर के दायरे में आता है, जिसे नियर स्पेस कहा जाता है। और यही वह क्षेत्र है जहां पीएलआई की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन संचालित होते हैं।
और पीएलआई ने इस नियर स्पेस को बहुत अधिक महत्व दिया है, इतना कि ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि वे इसे अपने समकक्ष प्रतिद्वंद्वी यानी अमेरिकी सेना के खिलाफ एक अलग कमांड के रूप में स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ कोई रक्षा प्रणाली नहीं है, तो मुख्य बात यह है कि ये मिसाइलें भारत की प्रस्तावित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के खिलाफ पाकिस्तान को उपलब्ध कराई जाएंगी। अगला, चीन पाकिस्तान को उसके एकीकृत वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करेगा, खासकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने ऑपरेशन सिंधु से जो भी सबक सीखे होंगे और यह कि पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति लंबी है, जिसमें भारत की सीमा के पास कई उच्च मूल्य वाले लक्ष्य हैं। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि वे पाकिस्तान को अपने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के साथ भी मदद करेंगे। आज उनके पास ये हथियार हैं। पीएलआई के पास 100 किलोवाट, वास्तव में कुछ रिपोर्टों के अनुसार 150 किलोवाट सॉलिड स्टेट लेजर हथियार हैं और उनके पास हाई पावर्ड माइक्रोवेव हथियार भी हैं जो एक ही बार में ड्रोन को नष्ट कर सकते हैं। अगला, हम जानते हैं कि दुनिया में केवल 2 देश थे जिनके पास मिसाइलों के लिए वैश्विक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली थी और वे थे अमेरिका और रूस। रूस, जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य है। और 2019 में रिपोर्टें आईं कि रूस ने अपनी प्रणाली प्रारंभिक चेतावनी वैश्विक प्रणाली चीन के साथ साझा की है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी के बीच घनिष्ठ संबंध और मित्रता है। तो निश्चिंत रहे। देखिए, जब हम इन सभी क्षमताओं की बात कर रहे हैं तो कभी भी अपने दुश्मन को कम मत आंकिए और हमेशा अपने युद्ध मूल्यांकन में सबसे खराब स्थिति को ध्यान में रखिए जो हो सकती है। इसलिए तैयार रहें। भारत को तैयार रहना चाहिए कि प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में से अधिकांश जो पहले से ही उनके पास BIDOU प्रणाली के अलावा हैं, पाकिस्तान की सेना को उपलब्ध कराई जाएंगी। अगला, हमने ऑपरेशन सिंधु में देखा कि पाकिस्तान की सेना ने उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में अच्छा प्रदर्शन किया, मुख्य रूप से इसीलिए क्योंकि अप्रैल 2020 में पीएलआई ने उनकी मदद की पाकिस्तान वायु सेना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित करने में सहायता की। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के बाद अगला प्रोजेक्ट साइबर में AI लाना होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसका कारण यह है कि अप्रैल 2022 में जब पाकिस्तान ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का अनावरण किया और उन्होंने मुझे भी इस्लामाबाद आमंत्रित किया था, उस समय के सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने सार्वजनिक रूप से अपने भाषण में कहा कि पाकिस्तान की सेना की तीनों शाखाओं की अपनी अपनी साइबर यूनिट्स होंगी और साथ ही नागरिक क्षेत्र के लिए भी एक साइबर यूनिट होगी। तो अब ये सब अगले स्तर पर ले जाया जाएगा, क्योंकि आप बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड के खिलाफ क्या करते हैं? फिर आपको और अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों की जरूरत होती है और मिसाइलें। यही एकमात्र तरीका है उस शील्ड को निष्क्रिय करने का। इसलिए पाकिस्तान निश्चित रूप से और अधिक उत्पादन की ओर बढ़ेगा। इन मिसाइलों का स्वदेशी उत्पादन विभिन्न प्रकार के चीन की मदद से किया जा रहा है। इसका मतलब है और अधिक उत्पादन लाइनें और अधिक गोदाम। ये सब खोले जाएंगे और जब आपके पास अधिक उत्पादन लाइनें और अधिक मिसाइलें होंगी तो निश्चित रूप से आपको पाकिस्तान के अधिक फिसाइल सामग्री भंडारों पर भी नजर रखनी चाहिए। ये सब कुछ होने वाला है। अब सवाल यह है कि भारत को क्या करना चाहिए था? क्या ऐसी घोषणा करना जरूरी था जो तकनीकी रूप से बहुत बहुत कठिन है? इसके बजाय अगर भारत ने दूसरा विकल्प चुना होता जो सही विकल्प था, और वह था एक स्तरित वायु रक्षा प्रणाली रखना, वही सही विकल्प था। और जब हम स्तरित वायु रक्षा की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि S-400 के सफल प्रदर्शन के बाद भारत पहले ही रूस से इस प्रणाली की ओर इकाइयां प्राप्त करने के लिए संपर्क कर चुका है। तो फिर केवल स्तरित वायु रक्षा प्रणाली के लिए ही रूसी मदद क्यों न ली जाए? S-400 एक लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। रूस की मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली बुक और S-330 है। फिर छोटी दूरी की प्रणाली को वे टोर और पेंटसिर कहते हैं।
इन सभी को वे नेटवर्क कर सकते हैं और हमारे स्वदेशी आकाश एवैक्स के साथ एकीकृत कर सकते हैं। सभी प्रकार के रडार वहां हो सकते हैं और कमजोर क्षेत्रों और कमजोर बिंदुओं को देखते हुए, उदाहरण के लिए कमजोर क्षेत्र या जोन, सब कुछ नेटवर्क किया जा सकता था। और फिर आप विभिन्न कमजोर क्षेत्रों में यहां एक कमांड पोस्ट रख सकते थे। और फिर एक केंद्रीय कमांड पोस्ट होता है जो एक सामान्य प्रयोजन का कमांड पोस्ट है, जो सब कुछ जोड़ता और समेटता है। और फिर भारत रूसियों से यह भी कह सकता था कि वे हमें एक वैश्विक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में मदद करें और निश्चित रूप से राष्ट्रपति पुतिन इस पर विचार करते। तो मैं जो बात यहाँ कह रहा हूँ, और ये सब कुछ ऐसा है जो अमेरिकी हमें कभी नहीं देंगे, इस बात को लेकर निश्चिंत रहें। तो मैं जो बात कह रहा हूँ वह बहुत सीधी है। इस घोषणा के द्वारा, जो मेरी राय में इस समय अनावश्यक थी, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की दहलीज, हम जानते हैं कि नया सामान्य क्या है, अब और भी खतरनाक स्तर पर आ गया है, यह और नीचे आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।